अगला टॉपिक आ जाता है ज़ोल्फरेन का। मैंने आपको बताया नहीं था। अब वो हुआ क्या था, हमने क्या पढ़ा था नेपोलियनिक कोड पे, कि नेपोलियनिक कोड के टाइम पे जो हमारे नेपोलियन जी थे, उन्होंने बहुत सारे जो प्रिंसिपैलिटीज थे ना, उनको एक यूनिफाइड टेरिटरी बना दिया था। तो उन्होंने क्या किया था, नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस प्रिंसिपैलिटीज। मैंने प्रिंसिपैलिटीज बता दिया है, एक ही स्टेट के अलग अलग टुकड़े करके जब आप रखते हो। तो क्या हो गया था, पहले बहुत सारे टुकड़े थे, यहाँ पे कैंटन, यहाँ पे ड्यूचीज, ये इतना किंगडम, फिर मतलब एक ही टेरिटरी, मतलब आज जो हम यूनिफाइड फ्रांस देखते हैं उसी के बहुत सारे टुकड़े 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 हो चुके हैं। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, इस सारे काउंटलेस प्रिंसिपैलिटीज को ज्वाइन करके एक कॉन्फेडरेशन बनाया 39 स्टेट्स का। अभी हजारों ऐसे टुकड़ों में नहीं बटे थे, देवर कॉन्फेडरेशन, एक संगठन था किसका, 39 स्टेट्स का। और इन 39 स्टेट्स में हमने क्या पढ़ा कि उसने सिस्टम को और रैशनल और एफिशिएंट बनाने के लिए क्या किया था, उन्होंने सिस्टम मतलब एक कॉमन यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस कर दिया था। बट उन्होंने प्रॉब्लम क्या किया था कि अगर एक स्टेट है, जैसे 39 कॉन्फेडरेशंस का एक स्टेट है, तो उन्होंने एक स्टेट में अपना अलग वेट और अपना अलग मेजर। आप दूसरे स्टेट में चले जाओगे तो उसका अलग वेट अलग मेजर, तीसरे में चले जाओगे तो उसका अलग वेट और अलग मेजर्स रहते थे वहां पे। मेजर्स यानी क्या, मतलब कई जगह मतलब यहाँ पे आपको आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया है ईल नाम का। ईल वॉज अ क्लोथ। तो वो बोलते थे कहीं पे 1 फुट इतना होता है, कोई बोलते 1 फुट इतना होता है, कोई बोलते थे 1 फुट इतना होता है। ठीक है, तो एक ही चीज की मेजरमेंट अलग अलग थी। और वेट्स, मैंने आपको पहले ही तराजू का एग्जांपल दिया था कि एक साइड जैसे वापस से बता रहा हूँ, अगर मान लो मैं तराजू है, तराजू के एक साइड मैंने उससे बोला कि मुझे 1 किलो टमाटर दो, ठीक है, तो उसने तराजू के एक साइड ये पिलो रख दी और दूसरे साइड जितने टमाटर है उतना मुझे 1 किलो का टमाटर उसने कंसिडर कर दिया। अब अगर अगले एग्जाम्पल में देखा जाए, तो जैसे मैं दूसरे स्टेट में गया, मैंने उसे बोला भाई मुझे 1 किलो टमाटर दे दे, तो इस बार उसने तराजू में वो पिलो नहीं रखी, उसने ये बुक रखी और इस बुक के जो वेट के अकॉर्डिंग जितने टमाटर है उसने मुझे उतने टमाटर दे दिए। तो क्या उस पिलो और क्या इस बुक का वेट सेम है? बिल्कुल नहीं। तो आपको 1 किलो में कहीं ज्यादा मिलेंगे, कभी कम मिलेंगे। सिमिलरली मेजरमेंट्स, अगर आपको क्लॉथ चाहिए तो आप बोलोगे 1 फुट का कपड़ा दो, तो कहीं आपको इतना मिलेगा, कहीं इतना मिलेगा, कहीं इतना मिलेगा। तो हर एक स्टेट में अलग वेट्स था, मतलब अलग वेट्स था और अलग करेंसी वगैरह थी। वेट्स था, मेजर्स था और अलग करेंसी थी। तो एक एग्जांपल दिया, अगर कोई मर्चेंट है, ठीक है, ट्रेड करने जा रहा है, ही इज ट्रैवलिंग फ्रॉम हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में आपने पढ़ा, एंड न्यूरेमबर्ग इज अ प्लेस इन जर्मनी। तो बस वो ऐसे बता रहा है, अगर वो हैब्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग एक रीजन से दूसरे रीजन जा रहा है, तो इन दोनों को पास करते टाइम उसे 11 टैरिफ बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता था। एंड दिस टैरिफ बैरियर्स आर रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ये इकोनॉमिक एक्सचेंज को रिस्ट्रिक्शंस देता है, ग्लोबलाइजेशन में भी पढ़ोगे। तो उसे टैरिफ बैरियर्स मिलते थे और उसे हर टैरिफ बैरियर में 5% का कस्टम ड्यूटी, यानी पहले टैरिफ बैरियर में 5% दे दिया, फिर और 5% दे दिया। तो मतलब आप ही बताओ, अगर उसे 11 टैरिफ बैरियर्स मिल रहा है और उसे हर एक में 5% देना है, तो क्या उसका कुछ प्रॉफिट बचेगा? और अच्छा बच भी गया तो बहुत कम नहीं हो जाएगा क्या? तो यही प्रॉब्लम इस टाइम ऐसे मर्चेंट्स फेस करते थे। So duties were often according to weights and measures, and each state had own system of weights and measures. मतलब जो अब जाहिर सी बात है ना, मतलब जैसे अगर मैं 10 किलो के टमाटर लेके जा रहा हूँ, अगर मैं 10 किलो के टमाटर लेके जा रहा हूँ तो 1 किलो पे मान लो वो 5 रुपए लेते हैं, तो 10 किलो पे वो 50 रुपए लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप पे जो टैक्स लगेगा, जो कस्टम ड्यूटीज लगेगी, है ना, वो आपके सामान के वेट के अकॉर्डिंग लगेगी। लेकिन प्रॉब्लम ही तो यही था कि वेट भी तो यूनिफॉर्म नहीं था। कहीं 1 किलो इस बुक के बराबर था, तो कहीं 1 किलो इस पिलो के बराबर था। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई यूनिफॉर्म वेट से मेजर्स था ही नहीं, कहीं 1 फुट इतना, कहीं 1 फुट इतना। तो जब हर एक स्टेट के पास अपना अलग वेट्स एंड मेजर्स है, एंड ड्यूटीज भी वेट्स एंड मेजर्स के अकॉर्डिंग ही लग रही है, तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसी चीजों में लगेंगे। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस, है ना, यहाँ पे भी अलग कैलकुलेट करो, फिर अगले टैरिफ बैरियर्स में भी आपको उसी सेम चीज के लिए थोड़ा अलग प्राइस देना पड़ेगा, तीसरे में कोई और प्राइस देना पड़ेगा। सो दीज वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज, प्रॉपर्ली हो ही नहीं पाता था, है ना। तो इसीलिए 1834 में जो कमर्शियल क्लासेस थी, मिडिल क्लास में एक कमर्शियल क्लास इमर्ज हो रही थी, है ना, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, बिजनेसमैन जो इमर्ज हो रहे थे। सो दे डिमांडेड अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी एक ऐसी टेरिटरी जिसमें यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स हो और एक ही प्रकार की करेंसी चले, ताकि ये जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ये जो टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस आ रहे हैं, ये एलिमिनेट हो जाए।
ठीक है। सो इसलिए 1834 में यूनिफॉर्म इकोनॉमिक टेरिटरी वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया। प्रूशिया ने इनिशिएटिव लेके फॉर्म किया एंड लेटर इट वाज जॉइंड बाय मेनी जर्मन स्टेट्स। फिर बाकी जर्मन स्टेट्स जो थे उन्होंने भी लेटर इस यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी में ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि ये फैसिलिटेट करता था इकोनॉमिक एक्सचेंज को, है ना। ये टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस की चीजों को एलिमिनेट कर दिया जाता था। एंड इसी यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी को जिसने प्रूशिया ने बनाया था, इसका नाम रखा गया कस्टम यूनियन, या ज़ोलवेरिन भी कहते हैं इसी जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है। तो कस्टम यूनियन बनाया गया। अब इस कस्टम यूनियन ने काम क्या किया? सो ज़ोलवेरिन ने पहला काम किया, इट रिड्यूस्ड करेंसी फ्रॉम 30 to 2। इन 39 स्टेट्स के कॉन्फेडरेशन में 30 करेंसियां चलती थी, 30 करेंसियां, यहाँ पे अलग करेंसी, वहां पे अलग करेंसी। तो फिर क्या हो जाता था, एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो मेरी करंट करेंसी को मुझे उनके करेंसी में एक्सचेंज करना पड़ेगा, फिर तीसरे में जाऊंगा तो और एक, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था। तो इसीलिए इन्होंने इतने जो 39 कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स थे ना, इसमें जो करेंसी 30 थी उसको रिड्यूस करके 2 कर दिया। दूसरी चीज, ये टैरिफ बैरियर जिसमें आपको हर बार 5% का ड्यूटी देना पड़ रहा है, तो प्रॉफिट तो बचता ही नहीं था, तो देयरफॉर उन्होंने इन टैरिफ बैरियर्स को भी अबॉलिश कर दिया। इतनी चीज समझी? यही था आपका कस्टम यूनियन की बातें। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? आई नो ये बहुत छोटा लिखा है एंड मेरी कैमरा की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, बट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। एक नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है, वही एक्सप्लेन द ऑब्स्टेकल्स टू द इकोनॉमिक एक्सचेंज दैट वर फेस्ड बाय द मिडिल क्लास पॉपुलेशन। यही सारे पॉइंट्स लिखते पड़ेंगे। या फिर अगर थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड, देखो ऐसे होता है कि बहुत बार एग्जाम में आपको दिखेगा, कोई भी सेक्शन में आ सकता है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बट आपको ये दिखेगा क्या, आपको स्टेटमेंट्स दे देंगे रादर देन डायरेक्ट क्वेश्चंस, आपको स्टेटमेंट्स दे देंगे एंड आपको बोलेंगे सुटेबल एग्जांपल से, सुटेबल आर्गुमेंट से इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। सो इन 19th सेंचुरी मिडिल क्लास मेड इनिशिएटिव्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। इस इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो सवाल कैसे भी आ सकता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, मैंने वही बताया ना कि क्वेश्चन को समझो एंड आंसर लिखो, इतना ही है। तो अगर ऐसा भी कोई क्वेश्चन आता है, इन 19th सेंचुरी मिडिल क्लास मेड इनिशिएटिव्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, तो आपको यही सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। अब फाइनली हम पढ़ेंगे ट्रीटी ऑफ वियना पे, जिसमें हम कंजर्वेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझ गया? होप समझ गया हो।